दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब मंच पर। दोस्तों, बिहार में बहुप्रतीक्षित मंत्रिमंडल विस्तार अंततः हो गया और ये पहला मौका है, खासकर 2003 के बाद से, जब से ये कानून आया कि संसद या विधानसभा के निचले सदन की कुल संख्या के 15% से ज्यादा मंत्री नहीं हो सकते। तब से ये बिहार के लिए पहला मौका है जो उस 15% की सीलिंग के एकदम ऊपरी पायदान पर ले जाकर मंत्रिमंडल को छोड़ा गया है। 243 का 15% होता है 36.4। अब 0.4 मंत्री तो बन नहीं सकते, अधिकतम 36 ही बन सकते थे मुख्यमंत्री समेत। तो मुख्यमंत्री समेत 36 मंत्री हो गए और इन 36 मंत्रियों में भाजपा कोटे के मंत्रियों की संख्या 21 है। जीतन राम मांझी की पार्टी के विधायक एक है, उनके बेटे वो भी मंत्री है, और एक निर्दलीय जो जेडीयू के कोटे में ही माने जाते हैं। तो 23 ये हो गए और इसके अलावा मुख्यमंत्री समेत 13 मंत्री जनता दल यूनाइटेड के हैं। यानी 1.5 गुना ज्यादा ताकत अब कैबिनेट के अंदर भारतीय जनता पार्टी की है। और सवाल ये उठता है, क्या बिहार में 1.5 गुना ज्यादा ताकत बीजेपी की जेडीयू से आ चुकी है? आखिर वो कौन सी परिस्थितियां उत्पन्न हो गई जिसमें जैसे ही नीतीश कुमार के बेटे निशांत ने मीडिया के सामने ये मांग कर दी कि नीतीश कुमार को सीएम कैंडिडेट घोषित किया जाए, और प्रधानमंत्री की वाली बात पर, लाडले मुख्यमंत्री वाली बात पर भी कह दिया कि गठबंधन में है तो बोलेंगे ही लाडले। इसके बाद वो कौन सी परिस्थितियां उत्पन्न हो गई जिसमें भारतीय जनता पार्टी को ये कोशिश करने के लिए नीतीश कुमार के सामने जाना पड़ा कि अंततः माहौल को साफ करना जरूरी है कि गठबंधन में सब कुछ ठीक ठाक है। 4-3 का फॉर्मूला बताया गया कि 4 बीजेपी के, 3 जेडीयू के मंत्री होंगे। और कौन सी परिस्थितियां हैं जिनमें जेडीयू ने अपने 3 मंत्रियों वाले ऑफर को दरकिनार कर दिया और पूरी की पूरी सीटें बीजेपी को दे दी? बिहार की राजनीति में कौन सा खेल चल रहा है और क्या नीतीश कुमार ने इस नए पजल से, इस नए चक्रव्यूह से भारतीय जनता पार्टी को एक बार फिर से चित कर दिया है, या भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार पर भारी पड़ गई है? चलते हैं इस पूरे खेल को, राजनीतिक खेल को समझने के लिए वरिष्ठ पत्रकार ऋषि मिश्रा जी के पास। ऋषि जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। सबसे पहले नमस्कार। हमारे दर्शकों को यह बताइए कि निशांत के इंटरव्यू के बाद जिस तरह से कल पूरे देश में बावेला मचा कि नीतीश कुमार की पार्टी अब खुलकर आ गई है क्योंकि प्रधानमंत्री ने भागलपुर में सीएम कैंडिडेट डिक्लेयर नहीं किया, उसके बाद रात भर में अचानक क्या हो गया कि भारतीय जनता पार्टी को कैबिनेट विस्तार के लिए जाना पड़ा। जेडीयू की तरफ से 3 मंत्रियों के, बीजेपी की तरफ से 4 मंत्रियों के शपथ लेने की बात थी। कभी कभी 5-2 का फॉर्मूला आया, लेकिन जेडीयू ने कैबिनेट से पूरी तरह विड्रॉ कर लिया। और मेरे पास जो जानकारी है, जो मंत्रालय 2005 से ही भाजपा के कोटे में डाले गए हैं, एक एक मंत्री 2-2 विभाग संभाल रहे थे। विभागों पर नीतीश कुमार ने समझौता नहीं किया है, लेकिन सभी मंत्री पद दे दिए हैं भाजपा कोटे में। जो है, एक एक लोग जो 2-2 संभाल रहे हैं, उन्हीं के मंत्रालय को काट छाट करके नए मंत्रियों को दिया जाएगा। जरा हमारे दर्शकों को आप सीधा सीधा बताइए, अंदर की राजनीति की आप पूरी खबर रखते हैं, सीधा बताइए कि कौन सी परिस्थिति आ गई जिसमें निशांत के इंटरव्यू के बाद कैबिनेट विस्तार, और कैबिनेट विस्तार में जेडीयू को विड्रॉ करना पड़ा, पूरी की पूरी सीटें बीजेपी को गिफ्ट करनी पड़ गई। देखिए, एक बात तो बिल्कुल सही है अभिषेक जी कि जो हम लोगों ने खबर चलाई थी कि जेडीयू बीजेपी में सब कुछ सामान्य नहीं है, उस बात पे मोहर निशांत कुमार ने, यानी नीतीश कुमार के पुत्र ने लगा दी कि नीतीश कुमार को अभी गठबंधन का नेता और चुनाव जीतने के बाद मुख्यमंत्री पद जो है अभी तक ऑफर भाजपा के जो शीर्ष लीडरशिप है उसके द्वारा नहीं की गई है। जो जो सम्मानित दर्शक हम लोगों के कार्यक्रम पर अपना बहुमूल्य सुझाव दे रहे थे, बयान दे रहे थे, तो आज तो जो हम लोगों ने खबर चला रहे थे, कई हफ्ते से खबर चला रहे थे, उस पे तो नीतीश कुमार के पुत्र ने मोहर लगा दी और नीतीश कुमार के पुत्र ने बयान दिया है। तो ये कोई छोटे मोटे नेता ने बयान नहीं दिया है, मुख्यमंत्री के पुत्र ने बयान दिया है। और जिस जी। प्रकार से निशांत कह रहे थे, उस चीज को समझने की जरूरत है कि हालात किस प्रकार से बिगड़ गए हैं बीजेपी जेडीयू के। देखिए, मैं नहीं मानता हूं कि देखिए बीजेपी को 7 मंत्री पद दे दिया गया है। नीति देखिए, ये कहीं ना कहीं नाराजगी है
ये ऑफर बीजेपी के तरफ से जो किया गया 2-5 का या 4-3 का, नीतीश कुमार ने बिल्कुल ठुकरा दिया ये ऑफर को और एक तरह से नाराजगी प्रकट किया है नीतीश कुमार ने कि जिस चीज को लेकर हमारा रिजर्वेशन है, यानी जेडीयू का रिजर्वेशन है कि गठबंधन का नेता नीतीश कुमार हो और गठबंधन सत्तासीन होती है 2025 में, तो फिर से अगले 5 साल के लिए नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हो। और इस बात का भरोसा चाहे छोटे नेता हो, चाहे डिबेट में बैठने वाले प्रवक्ता हो, चाहे प्रभारी हो, देवेंद्र फडणवीस का बयान आपने देखा है क्या? जब देवेंद्र फडणवीस से जो इस पर बिहार को लेकर जब सवाल किया गया तो गोल गोल घुमा गए हो। यही हालात बीजेपी के तमाम बड़े प्रवक्ताओं का है, यही हालात बीजेपी के जो प्रभारी हैं विनोद तावड़े का है। और सबसे बड़ी बात, जो नंबर 2 है, चाहे संगठन हो या सरकार, अमित शाह, उनका भी ये रुख है। और भागलपुर यात्रा के दौरान आपने देख लिया नीतीश कुमार को लेकर नरेंद्र मोदी जी ने कुछ भी स्पष्ट नहीं किया। तो आप समझ सकते हैं हालात बद से बदतर हैं। ये आप ये मत समझिए, ये जो कम लिखे, जो कम, हम बहुत, मैं ये कह रहा हूँ, जो ये खबर चला रहे हैं तमाम ये पत्रकार कि सब कुछ अब सामान्य हो गया है, सामान्य नहीं हुआ है, स्थिति और बिगड़ गई है। नीतीश कुमार एक तरह से नाराज हैं। जो आपने कहा कि 5-2 यही जो ऑफर पे नीतीश कुमार ने कहा कि आप अपने कोटे के सभी अब आप जो आपके जो 7 बचे हैं, आप अपने विधायकों को मंत्री बना लीजिए, हमें एक भी नहीं चाहिए। हमारा जो डिमांड है उस पे आप अपना स्टैंड क्लियर कीजिए। और मैं आज भी कह रहा हूं, कुछ दिनों में इसको लेकर भाजपा को स्टैंड लेना होगा, नहीं तो बिहार की राजनीति में आप बहुत कुछ देखने को मिलेंगे। और पार्टी प्रवक्ताओं के बयान पे आप मत जाइए, वो तो टीवी डिबेट में या ये तो बोलेंगे, डिफेंड करेंगे जब तक गठबंधन में है। यही जब गठबंधन से इधर हो जाएंगे, फिर उनका बयान देखिए कि हमारे साथ धोखा किया जा रहा था, हमारे साथ पीठ पे छोड़ा धोखा जा रहा था, प्लान बी सी डी तैयार की जा रही थी, हमने ये कहा वो कहा, ये उन्होंने नहीं किया, तमाम चीजें में आपको देखने को मिलेगा। जी ऋषि जी, मुझे याद है कि 2019 में जब नरेंद्र मोदी बहुमत से जीत कर आए थे और जनता दल यूनाइटेड को कैबिनेट में टोकन रिप्रेजेंटेशन दिया जा रहा था दिल्ली में, जेडीयू से कई लोग कुर्ता उर्ता सिलवा के बैठे हुए थे कि अब शपथ का न्योता आएगा। नीतीश कुमार दिल्ली पहुंचे और वीटो लगा दिया कि जेडीयू से कोई मंत्री नहीं बनाएगा, बिहार कोटे से जो बनाना है आप अपने पार्टी से बना लीजिए। जेडीयू नहीं गई कैबिनेट में। ठीक इसी तरीके से बीजेपी ने 2020 में जब बिहार विधानसभा का अंक गणित बिगड़ा तो विधानसभा अध्यक्ष का पद भी मांग लिया, कैबिनेट में ज्यादा मंत्री पद भी मांग लिए। नीतीश कुमार ने दे दिया कि ठीक है लीजिए, लेकिन नतीजा आपने 22 में देखा कि क्या हुआ। बिना नीतीश कुमार से पूछे आरसीपी सिंह के बारे में कहा जाता है कि वो मंत्री बन गए। नतीजा आपने देखा कि आरसीपी सिंह की राज्यसभा की सदस्यता भी गई, पूरा सब कुछ हुआ, नया कैंडिडेट भी डिक्लेयर किया गया और बीजेपी ने कैबिनेट से उन्हें नहीं हटाया। उसके बाद नीतीश कुमार अंततः बाद में वो खुद ही इस्तीफा देकर गए जब राज्यसभा का टर्म पूरा हो गया था। तो नीतीश कुमार की स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग को समझने वाले लोग आज के घटनाक्रम को लेकर बड़े अचंभित हैं कि इतनी आसानी से नीतीश कुमार ने कह दिया कि ले जा भाई, सातों का सातों मंत्री आप ही का होगा। अब एक मंत्री भी बनाने का स्कोप नहीं है कि नीतीश कुमार जेडीयू के लोगों को कहे कि मंत्री बनाए। वहीं इसके उलट दूसरी थ्योरी जो चल रही है ऋषि जी, वो ये चल रही है कि अब नीतीश कुमार विधायकों में रायशुमारी शुरू करने वाले हैं और रायशुमारी कर पूछने वाले हैं कि हो गया ना, बीजेपी के साथ रहने का शौक पूरा हो गया ना, देख लिए बीजेपी का अप्रोच, सब मंत्रालय उसी को चाहिए, सब उसी को चाहिए, अब और रहना चाहते हो क्या? तो इस थ्योरी में कितना दम है? बिल्कुल दम है। आप देखिए ना, किसी चीज को लेकर दो पार्टी निगोशिएशन कर रहे होते हैं और दूसरा पार्टी उसमें हिस्सेदारी अधिक चाहती है, तो अगला पार्टी गुस्सा के ये कहने पे मजबूर हो जाते हैं, ले जाओ तुम पूरा ले जाओ। होता है ना। आप लोअर लेवल पे देखिए, जैसे हम मान लीजिए 2 पार्टनर हैं और किसी चीज को लेकर मतलब झिकझिक हो रही है, तो अंत में जो शॉर्ट टेम्पर मतलब जो थोड़ा गर्म मिजाज के लोग होते हैं, भाई ठीक है तुम पूरा ले जाओ। और नीतीश कुमार के मिजाज को तो आप जानते हैं, तुरंत उनका पारा गर्म होता है, थोड़ा भी उधर उधर अनबैलेंस मतलब देखने पे तुरंत मतलब जेपी नड्डा से जब नीतीश कुमार की मुलाकात हुई
तो नीतीश जेपी नड्डा ने ये जो जिनको पुराने जो मांग थे बीजेपी के कि भाई उनके हिस्से का जो मंत्रिपरिषद में जो उनके उनके हिस्से का जो कुछ सीटें बची हुई है उसको तुरंत फुलफिल किया जाए। तो नीतीश कुमार ने भी उनको याद दिलाया कि यदि गठबंधन में जेडीयू रहती है और चुनाव लड़ना है तो आप जो हमारा जो डिमांड है उसको भी तो फुलफिल कीजिए। आप पब्लिक डोमेन में आप पार्टी के अध्यक्ष हैं या नरेंद्र मोदी हैं या अमित शाह, डिक्लेयर कीजिए कि गठबंधन का नेता कौन होगा, आगामी 5 सालों के लिए मुख्यमंत्री कौन होगा। और नो डाउट जिधर नीतीश कुमार रहेंगे उसका पल्ला भारी रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लोकसभा चुनाव में तमाम बड़े विद्वान पत्रकारों को आपने देख लिया और हम लोगों ने क्या कहा था कि किसी भी हालात में जेडीयू नंबर 1 की पार्टी रहेगी और वही हुए। वोट परसेंटेज से लेकर सीटों को लेकर देख लीजिए। तो नीतीश कुमार ये स्पष्ट चाहते हैं आने वाले कुछ दिनों में इस बात को लेकर बीजेपी को स्टैंड लेना होगा। लेकिन मेरे जो सोर्स है ये बता रहे हैं कि बीजेपी किसी भी हालात में इस बार नीतीश कुमार को सीएम नहीं बनाना चाहती है। और ये बीजेपी का मतलब ये आकलन है, एक सेकंड का खत्म करूंगा, कि 100, 115, 110 जीताराम मांझी, एलजेपी सब मिला के, उपेंद्र कुशवाहा मिला के, कुछ निर्दलीय मिला के 115, 120 के आसपास बीजेपी पहुंच जाती है। तो देख लीजिएगा शिंदे से भी बुरा हाल इनका बीजेपी करने जा रही है नीतीश कुमार का। आप नीतीश कुमार को ये निर्णय लेना है कि समय रहते हुए इस पर मुहर लगवा लें, गठबंधन के नेता के रूप में नीतीश कुमार का नाम, और अगले 5 साल के लिए जब गठबंधन सत्तासीन होती है तो वो मुख्यमंत्री हो, नहीं तो हालात इनके शिंदे वाले होंगी। जी अच्छा ऋषि जी, एक चीज समझ में बड़ा समझना जरूरी हो जाता है। बीजेपी स्वाभाविक है कि अगर नीतीश कुमार चुनाव तक बीजेपी के साथ रह गए तो चुनाव के बाद नीतीश कुमार का मुख्यमंत्री बनना असंभव तो नहीं कह सकते, लेकिन नामुमकिन जरूर कह सकते हैं कि बहुत मुश्किल हो जाएगा, ये कह सकते हैं। लेकिन नीतीश कुमार अगर चुनाव के पहले, भाई देखिए जो संवैधानिक व्यवस्था है सभी जानते हैं, और सुप्रीम कोर्ट की जो रूलिंग थी उसके बाद तो अब स्पष्ट हो गया कि किसी भी मुख्यमंत्री को यदि वो स्वेच्छा से इस्तीफा नहीं देता या फ्लोर पर नहीं हारता, आप मुख्यमंत्री पद से हटा नहीं सकते हैं। ये तो है ना। अगर मान लीजिए नीतीश कुमार कल को भाजपा मंत्रियों को बर्खास्त कर दे, पूरे भाजपा के 21 मंत्री को एक साथ बर्खास्त कर दे, सभी 21 मंत्रियों को, तो ज्यादा से ज्यादा गवर्नर साहब क्या कर लेंगे, जाइए फ्लोर पर जाइए। अब फ्लोर पर नीतीश कुमार हार गए तो इस्तीफा देना होगा, फ्लोर पर नीतीश कुमार जीत गए तो कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा चुनाव तक उनका, चुनाव में जनता जो करे उनके साथ। तो सवाल यह है कि आज जिस तंज भरे अंदाज में मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है, आनंद फानंद में रात से खबरें चली, उसके बाद पहले हुआ कि इस्तीफा दिलीप जायसवाल के साथ 1-2 और मंत्रियों का होगा, लेकिन इस्तीफे की बात दिलीप जायसवाल तक ही रह गई। उसके बाद जो नए मंत्रियों की सूची हमने देखी, एमवाई को पूरी तरह से छोड़ दिया गया और बीजेपी ईबीसी ब्लॉक में घुसी और सवर्ण वैश्य को अपने ब्लॉक को मजबूत करने की दिशा में गई। लेकिन अंततः नीतीश कुमार 2 फुटेज राजभवन से आई है, जो वहां हमारे मित्र कुछ पत्रकार लोग मौजूद थे, वो लोग बता रहे थे कि वहां से निकल करके लंच के लिए जाना था राजभवन में, कहीं नाश्ता पानी का इंतजाम था शपथ ग्रहण के बाद शाम में, लंच के लिए नहीं, मतलब कुछ स्नैक्स वगैरह का। गाड़ी लगी हुई थी, नीतीश कुमार ने गाड़ी छोड़ दी, वो पैदल चले गए। उतनी बोले कि इतनी दूर हम जाएंगे तो पैदल ही जाएंगे, वो पैदल चले गए। और कई लोगों ने माना कि वो तंज भरे अंदाज में गए हैं और बीजेपी के लोगों को भी इसका एहसास है कि आने वाले समय में विधानसभा में बजट सत्र के बाद कुछ और खेल देखने को मिल सकता है, हो सकता है बजट सत्र भी कट शॉर्ट हो जाए। आपको क्या लगता है जनता दल यूनाइटेड के विधायकों में क्या प्रतिक्रिया होगी अब? देखिए ये बात तो भी मैंने शुरू में ही कहा, देखिए अभिषेक जी, उसी चीज को दोहराना मैं उचित नहीं समझता हूँ। देखिए ये बात आपने बिल्कुल सही कहा कि आप देखिए यदि समीकरण को देखेंगे तो एमओआई को उन्होंने टच नहीं किया क्योंकि जानते हैं एमओआई में उनको कुछ फायदा नहीं है। बीजेपी ने एक भूमिहार जीवेश मिश्रा जो जाले से विधायक हैं, हालांकि उनको लेकर क्षेत्र में ही कंफ्यूजन रहता है कि भूमिहार है कि ब्राह्मण है। कितने बड़े भूमिहार के नेता हैं ये कहने की जरूरत नहीं है, उनके लेकर क्षेत्र में ही कंफ्यूजन रहता है, जाले में ही रहता है कि भूमिहार या ब्राह्मण है। राजू सिंह को बनाया है, राजू सिंह कितने विवादित लोग हैं, कई केस उन पे चल रहे हैं।
एक सीओ का आपने देखा ही है। बाकी में देखिए तो जो मतलब ओबीसी में माइनस 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 जो यादव है उनको संतुष्ट करने का प्रयास किया गया है। तेली समाज को सीतामढ़ी के जो रीगा के विधायक हैं उनको एडजस्ट करने का प्रयास किया गया ताकि सीवर, सीतामढ़ी, मोतिहारी में तेली समाज को एक मैसेज दिया जाए। उस एरिया में तेली समाज की बहुलता है। लोकसभा चुनाव में किस प्रकार से बीजेपी ने तेली समाज का इग्नोर किया था। क्या नरेंद्र मोदी अकेले सक्षम नहीं हो पा रहे हैं तेली समाज का वोट जोड़ पाने में? देखिए आप जरूरत महसूस हुई है? आप सांकेतिक रूप से ठीक है, मोदी जी हैं, सर्वोच्च पद पे हैं, लेकिन आपको क्षेत्रीय समीकरण को भी तो साधना होगा। आप यदि वैश्य में सिर्फ कलवार को ही दे दीजिएगा और तेली समाज को एक तरह से उपेक्षित कर दीजिएगा तो वो भी तो मैसेज सही नहीं जाता। ठीक है, तेली समाज से आने वाले व्यक्ति आज देश के सर्वोच्च पद पे हैं, लेकिन क्षेत्रीय समीकरण को भी तो देखना होगा। सिर्फ एक आदमी, समाज का एक आदमी लड्डू खा लेगा, बाकी कहेगा कि तुम भूखे रहो, मैं खा रहा हूं, तुम देखो, तो उससे बैलेंस तो बनता नहीं है ना। तो एक बैलेंस बनाने का प्रयास किया गया है, लेकिन कितने इसमें सफल होंगे ये देखने वाली बात है। एक तरफ भाजपा अपने किला को दुरुस्त कर रही है, दूसरी तरफ आप देखिए भाजपा के एक विधायक है राम सूरत राय, जो पूर्व मंत्री रहे हैं। आप देखिए उनका बुद्धि देखिए कि जिस समाज के वोट से वो चुनाव जीतते हैं उसी समाज के लोगों के जो पुरोधा रहे हैं उनको गलिया रहे हैं। 2 दिन पहले उन्होंने रघुनाथ पांडे से लेके तमाम जो भूमिहार समाज के जो बड़े पुरोधा रहे हैं, जिनका क्षेत्र में तिरहुत के डेवलपमेंट में बड़ा योगदान रहा है, उनको गलियाते हुए नजर आ रहे हैं। तो इसका इम्पैक्ट सिर्फ औराई में नहीं, तमाम जो तिरहुत के तमाम जो विधानसभा क्षेत्र हैं उस पर पड़ेगा। और आपको याद है पोचाम इलेक्शन में बेबी कुमारी जैसे तेज तरार विधायक क्यों चुनाव हार गई? इसी राम सूरत राय के बयान के कारण। उस समय भी उन्होंने रघुनाथ पांडे को नहीं जा रहे ऋषि जी, टारगेट करते हुए नहीं, मैं देखिए भाजपा, देखिए मेरे कहने का अर्थ ये है कि भाजपा एक तरफ किला दुरुस्त करने का प्रयास कर रही है, इनके जो विधायक हैं, इनके जो समीकरण है उनको उनपे प्रहार कर रहे हैं। तो ये भाजपा के जो शीर्ष लीडरशिप है उनको समझने की जरूरत है। जी ऋषि जी, 2 बातें हमें समझाइए। बिहार में जब एनडीए बना था अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम में, और 2010 के चुनाव तक यही समीकरण चलता था कि भाजपा सवर्ण और वैश्य देखेगी और लौकुश समीकरण ईबीसी, ओबीसी, महादलित, ये सब जेडीयू देखेगी। अब आज के विस्तार के बाद बीजेपी उसमें इंक्रोच करती हुई दिखाई दी है। अति पिछड़ा से बनाया, आपने देखा कि अति पिछड़ा समाज से बनाया गया। हाँ, कुर्मी समाज से कृष्ण कुमार अभी कुर्मी रैली कर रहे थे पटना में, उन्हीं उसी का इनाम मिला उनको। हाँ, मैंने तो उस दिन भी कहा था आपसे कि आपको, तो वही हम जानना चाहते हैं आपसे ना कि ये क्या नीतीश कुमार इस सब चीजों को बर्दाश्त कर पाएंगे या एक बगुला की कहानी आपने देखी होगी ऋषि जी। हम लोग अपने बहुत कीन ऑब्जर्वर आप भी हैं, हम भी रहे हैं। जब पानी लग जाता है खेत में या कोई तालाब होता है, वहां सफेद कलर के बगुले खूब दिखते हैं बिहार वगैरह में, देहाती इलाकों में। और बगुला तालाब के किनारे खड़ा होकर के एकदम आराम से पहले मछली को थोड़ा निर्भीक बनाता है। एक बार मछली आती है, 2 बार आती है उसके सामने, 4 बार आती है किनारे तक, एकदम बगुला भगत बना रहता है। जब खूब निर्भीक हो जाती है उसके बाद बगुला मछली पकड़ता है। तो क्या बिहार में कौन बगुला भगत बना हुआ है और कौन राजनीति किस रूप में कर रहा है, जरा हमारे दर्शकों को बताइए। आप देखिए, हमने ही आपके चैनल पे और न्यूज लॉन्चर पे मैंने ये कहा था कि जो कृष्ण कुमार मंटू जो कुर्मी समाज से हैं, जो कुर्मी स्वाभिमान रैली कर रहे हैं, ये सवाल ये उठता है कि जिस गठबंधन का नेता कुर्मी हो उसे स्वाभिमान रैली करने की क्या जरूरत है? तो उसके पीछे, पर्दे के पीछे भी भाजपा का खेल है कि जिस आधार को लेकर नीतीश कुमार इनसे बार्गेनिंग करते हैं उस आधार को ही क्यों खत्म कर दिया जाए, उसी समाज से किसी एक बड़े नेता को, किसी व्यक्ति को नेता बना दिया जाए। आज उसी का इनाम है कि मतलब कृष्ण कुमार मंटू को, जो अमनौर से विधायक हैं, उनको मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। एक व्यक्ति जो मंडल साहब है, मैं पूरा नाम भूल रहा हूँ, वो केवट समाज से हैं और जनरली केवट जो है वो नीतीश कुमार के वोटर रहे हैं, उनको बनाया गया है। एक सुनील कुमार हैं, वो कुशवाहा समाज से हैं,
वो जेडीयू में थे, उनको मंत्रिमंडल में शामिल किया गया, जेडीयू में थे। ये कृष्ण कुमार मंटू भी पहले जेडीयू में ही थे। तो कुशवाहा, मतलब कुशवाहा, कुर्मी और ये क्या कहते हैं आपको, केवट, ये नीतीश कुमार के आधार वोट रहे हैं। उस पे कहीं न कहीं बीजेपी का नजर है। मैं बार बार कह रहा हूं, नीतीश कुमार माने या न माने, जेडीयू वाले माने या न माने, नीतीश कुमार के वोट बैंक पे नजर है। नीतीश कुमार को डाइल्यूट करने का, पॉलिटिकली डाइल्यूट करने का प्रयास किया जा रहा है। और विधानसभा चुनाव के नतीजे के बाद यदि बीजेपी 115-120 के आसपास पहुंच जाती है अपने सहयोगी दल निर्दलियों के साथ, तो देख लीजिएगा बिहार में नीतीश कुमार के विकल्प पर बीजेपी विचार कर रही है। और नीतीश कुमार के बिना भाजपा अपने किसी कार्यकर्ता या विधायक ठीक को है ऋषि जी, मुख्यमंत्री बनाना चाहती है। जी, नहीं, ये सवाल तो ओपन सीक्रेट है, बीजेपी के इरादे तो जग जाहिर है। हम दो महत्वपूर्ण सवाल है उस पर आते हैं। आज जिस प्रकार से बाहर में खबर जा रही है कि नीतीश कुमार ने बीजेपी के सामने सरेंडर कर दिया, पूरी तरह झुक गए, राजद और लालू परिवार में इसको लेकर कैसी बेचैनी होगी? क्या आपको लगता है अब नीतीश कुमार लालू परिवार के सामने अपनी शर्तें मनवाने में ज्यादा कामयाब हो पाएंगे कि भाई अब देख लो भाई, मामला या तो बीजेपी के हाथ में जा रहा है, नहीं तो अभी भी संभल जाओ, जो इधर उधर कर रहे हैं आ जाओ ट्रैक पर? एक बात आप समझ लीजिए, जेडीयू बीजेपी तमाम अड़चनों के बाद, जेडीयू बीजेपी एलजेपी, उपेंद्र कुशवाहा ये लोग चुनाव लड़ते हैं तो पलड़ा इनका भारी रहेगा। वैसे स्थिति में क्या लगता है, राजद 50-50 भी क्रॉस कर पाएगी? और आप देख लीजिए तेजस्वी यादव का स्थिति क्या है। तेजस्वी यादव एमवाई के बल पे कितने सीटें जीत जाएंगे? एमवाई के अलावा वो ऐड करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन कितना ऐड हो रहा है आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं। एक कोई प्रॉपर जो 2020 में एक नैरेटिव था रोजगार को लेकर, युवा को लेकर, उस प्रकार का नैरेटिव यदि माई बहन योजना को छोड़ दीजिए तो कोई बड़ा एक नैरेटिव देखने को नहीं मिल रहा है। कितने राजद के कार्यकर्ता ग्राउंड पे एक्टिव हैं, कितने संभावित प्रत्याशी, करीब करीब एक बात तो मैं एनडीए के लिए कहना चाहूंगा कि उनके संभावित प्रत्याशी को एक तरह से सिग्नल दे दिया गया है। तमाम लोग क्षेत्र में सक्रिय हैं, लेकिन मैं तो खासकर यदि अन्य क्षेत्र का बात नहीं करूंगा, तिरहुत में तो मुझे नहीं दिख रहा है कि महागठबंधन के संभावित प्रत्याशी इस विधानसभा में कौन कौन होगा और वो क्षेत्र में सक्रिय हो जी। तो लालू यादव भी समझते हैं कि बिना नीतीश कुमार के, यदि नीतीश कुमार इधर आते हैं तो सम्मानजनक सीटें उनको मिल सकती है। और नीतीश कुमार भी जानते हैं कि यदि राजद कमजोर होगा तो फिर वो उधर भी नहीं भाग सकते हैं। एक होता है ना, जाल में फंस जाने वाली स्थिति हो जाएगी। यदि राजद 30-40 सीटों पर सिमट जाती है तो यदि नीतीश कुमार 70 के आसपास भी हो जाते हैं तो क्या आपको लगता है वो सरकार उतना अस्थिर रह पाएगी? अच्छा ऋषि जी, अब सीधा बता दीजिए, आखिरी सवाल पर हम आ गए। निशांत का बयान, तीन चीजों को मैं एक साथ जोड़कर आपसे पूछता हूं। प्रधानमंत्री के द्वारा मुख्यमंत्री के कैंडिडेट की घोषणा नहीं करना, उसके बाद निशांत के द्वारा मुख्यमंत्री कैंडिडेट घोषित करने की मांग करना, और उसके बाद कैबिनेट विस्तार में सारी सीटें नीतीश कुमार द्वारा बीजेपी को दे दिया जाना। अब इसका चौथा कदम आपको क्या दिखाई देता है? भाजपा के लोगों को तो लगता है कि भागम भाग की प्रक्रिया, पलटासन का दौर बिहार में रुक जाएगा, लेकिन क्या आपको लगता है रुक जाएगा या और तेज गति से सामने आ जाएगा? देखिए, एक बात स्पष्ट है, मैंने ये कह दिया है और आप भी समझते हैं, नीतीश कुमार आज का जो डेवलपमेंट हुआ है, कहीं ना कहीं नीतीश कुमार नाराज हैं। और नीतीश कुमार बार बार, नीतीश कुमार का क्या डिमांड रहा है हमेशा शुरू से कि एक तो गठबंधन का चेहरा उनको घोषित कर दिया जाए और ये आश्वासन दिया जाए कि चुनाव जीतने के बाद मुख्यमंत्री वही होंगे। दूसरी तरफ वो जल्द से जल्द चुनाव कराना चाह रहे थे। कई ऐसे अन्य डिमांड भी थे, उसमें विस्तार में मैं नहीं जाऊंगा। क्या इन तमाम चीजों को बीजेपी ने माना? अब तक तो नहीं दिख रहा है। हाँ, कह रहे हैं गठबंधन का चेहरा वही है। भाई गठबंधन का चेहरा तो है, मुख्यमंत्री अभी है तो चेहरा कौन होगा? वही होंगे। क्या चुनाव में चेहरा होंगे? चुनाव में चेहरा होंगे? अरे चुनाव में चेहरा होंगे भी तो उनका इस्तेमाल करके उनको बाहर फेंक दिया जाएगा, इसकी क्या गारंटी नहीं है। तो सवाल है कि कुछ दिनों तक नीतीश कुमार इंतजार करेंगे। लक्ष्मण एक रेखा खींच दिया गया है, यदि उसको क्रॉस करती है बीजेपी
तो मैं दावे के साथ कह रहा हूं, अभी भी आप गुड फील में मत रहिए कि मंत्रिमंडल का विस्तार हो गया, सब कुछ सामान्य सा हो गया। भाई बीजेपी का डिमांड तो पूरा कर दिया नीतीश कुमार, कॉमन सेंस की बात है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। बीजेपी का डिमांड बहुत दिनों से डिमांड था, जब भी बिहार जेपी नड्डा आते थे तो नीतीश कुमार के पास यह डिमांड दोहराते थे कि मंत्रिमंडल का विस्तार कब होगा, उनके कोटे के जो विभाग हैं उनको कब एडजस्ट किया जाएगा। बीजेपी के डिमांड को नीतीश कुमार ने फुलफिल कर दिया है, लेकिन नीतीश कुमार के डिमांड को बीजेपी कब फुलफिल करती है ये देखने वाली बात है। यदि समय रहते हुए डिसीजन नहीं होता है तो बिहार में नए राजनीतिक समीकरण का जन्म होने से कोई रोक नहीं सकता। अभिषेक जी, इस बात को लिख लीजिए। एक छोटा सवाल अंत में आपसे लेंगे। अगर तेजस्वी यादव परिस्थितियों को भांपते हुए, लालू यादव तो भांप रहे हैं, भाजपा जीतेगी तो कहा जा रहा है कि सम्राट चौधरी आज चेहरा है, लेकिन दिल्ली से यादव मुख्यमंत्री थोप दिया जाएगा, यानी एमवाई में भी डेंट लगा दिया जाएगा, नित्यानंद राय को थोप दिया जाएगा, ये बातें कही जाती है। या फिर भाजपा के बिहार के ही भाजपा के हाथ में चले जाने के बाद तो तेजस्वी यादव के लिए 10-15 साल का रास्ता ब्लॉक होता है, क्योंकि नया नया जो है हिंदू मुस्लिम का सिलेबस आता रहेगा, जिस पर नीतीश कुमार पर्दा डाल रहे हैं 2-3 दिनों से, रोज बोल रहे हैं आजकल। सवाल यह है कि अगर तेजस्वी यादव ने हालात को भांपते हुए नीतीश कुमार को यह प्रॉमिस कर दिया कि चाचा आप जब तक मुख्यमंत्री रहना चाहें, जब तक आपका स्वास्थ्य अलाउ करता है आप मुख्यमंत्री रहना चाहें, हम आपके साथ काम करने के लिए तैयार है, क्या आपको लगता है ये प्रॉमिस के बाद नीतीश कुमार क्या करेंगे? बिल्कुल ऐसा ऑफर तो सोने पे सुहागा होगा। जो ऑफर ये बीजेपी से चाहते हैं वो ऑफर यदि राजद देती है तो कोई क्यों नहीं जाना चाहेगा। हम तो एक ऑफर ऐसे ही मतलब पत्रकार के हिसाब से बता रहा हूं। नीतीश कुमार सीएम जब तक स्वस्थ रहते हैं, मतलब जब तक रहना चाहते हैं, उसके बाद उनको राज्यसभा में भेज दिया जाए। तेजस्वी यादव सीएम और निशांत कुमार डिप्टी सीएम प्लस गृह विभाग और विधानसभा अध्यक्ष भी जेडीयू कोटे का। फिर क्या होगा देखिए। मतलब पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, पिक्चर आज क्लोज नहीं हुई है। बिल्कुल पिक्चर बाकी है। जो दिल्ली में बैठ के जो स्टूडियो के जो संपादक हैं, बड़े बड़े एंकर हैं, या जो बड़े बड़े बिहार के ब्यूरो चीफ बने हुए हैं, कोई गन्ना खेत से, कोई मकई के खेत से जो लाइव हो रहे हैं, उन तमाम लोगों को कह देना चाह रहा हूं कि अभी खेला बाकी है, क्योंकि बीजेपी का डिमांड पूरा हो गया है। नीतीश कुमार का डिमांड कब पूरा होगा? डिमांड से ज्यादा मिल गया है। खैर चलिए, कार्यक्रम को हम यही अब खत्म करने की तरफ बढ़ते हैं। बिहार में बीजेपी को उम्मीद से ज्यादा नीतीश कुमार ने फ्री हैंड दे दिया है। संख्या के मामले में, सरकार चलाने के मामले में तो सरकार वही चलाएंगे, उनके साथ के लोग ही चलाएंगे, लेकिन जनता दल यूनाइटेड के विधायकों के अंदर जो निराशा की स्थिति है, अब नीतीश कुमार को विधायकों के समक्ष ये कहने में पूरी आजादी उपलब्ध हो गई है कि देख लिया ना भाजपा के साथ जाने का नतीजा। और उधर राष्ट्रीय जनता दल को भी ये डर दिखाने के लिए उचित माहौल मिल गया है कि अभी तो संख्या मंत्रिमंडल में बढ़ी है, कल को मुख्यमंत्री पद भी चला जाएगा तो जिम्मेदार हम नहीं होंगे, हमारे साथ साथ आप भी होंगे। तो ये हालात, एक तीर से दो निशाने जो नीतीश कुमार ने साधे हैं आज, उसके बाद बिहार की राजनीति में खेला खत्म नहीं हुआ है, खेला की संभावना और नजदीक आ गई है। और इंतजार कीजिए, बजट सत्र क्या बीच में ही कुछ हो जाएगा या कुछ और खेल हो जाएगा? ये सिर्फ इंटरवल तक की फिल्म भी नहीं है जो आज आपने देखी, ये दरअसल इंटरवल के भी पहले एक छोटा सा इंटरवल है, मिनी इंटरवल है जो आपने देखा। इंटरवल तो अभी होना है। खैर, नीतीश कुमार का पॉलिटिकल इंटरवल होता है, जनता दल यूनाइटेड का पॉलिटिकल इंटरवल होता है, या राष्ट्रीय जनता दल उस फिल्म की स्क्रिप्ट नीतीश कुमार के साथ मिलकर लिख देगी। आज का मंत्रिमंडल विस्तार तो काफी हद तक यही कहता है कि नीतीश कुमार ने मैदान नहीं छोड़ा है, नीतीश कुमार ने मैदान छोड़ने का एक ऐसी व्यूह रचना की है, जिस व्यूह रचना में भारतीय जनता पार्टी को अब आगे पता चलेगा कि मगध इलाके से आते हैं नीतीश कुमार। तो ध्यान रखिए, मगध में घात प्रतिघात की राजनीति का बहुत पुराना इतिहास है, इतना पुराना इतिहास है कि पूछिए मत, नंद वंश से लेकर अजात शत्रु है उसके बाद के दौर तक। लेकिन बिहार की सियासत में यदि कोई अजात शत्रु है जिसे राजद भी अपने साथ रखना चाहती है और भाजपा भी अपने साथ रखना चाहती है, तो नो डाउट वो नीतीश कुमार है। लेकिन नीतीश कुमार को अब तय करना है कि किसके साथ चलेंगे। आज के बाद राष्ट्रीय जनता दल के अंदर से जो थोड़ी बहुत बार्गेनिंग की स्थिति थी वो काफी नीचे आ चुकी है।
अब देखिए क्या होता है। ऋषि जी, आपने समय निकाला और तमाम पॉलिटिकल संभावनाओं पर चर्चा की। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार।